हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वाओ, गुड टू सी यू। आज हमारे लल्ला मचाएंगे हल्ला। आज हम सबको पता है, आज हम सबको पता है कि नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आप अपने सारे दोस्तों को, फ्रेंड्स को ये बोल सकते हैं कि भाई नया चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग का एक भी पार्ट इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। क्या बोला, जल्दी बताओ। जल्दी बोलो। केमिकल बॉन्डिंग का एक भी पार्ट इस पर कोई यूज़ नहीं होगा, इसलिए आपके लिए फ्रेश है, लाइव आ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अगर बैकलॉग है तो आप उस बैकलॉग को साइड में रख सकते हैं और ये यहाँ से नई शुरुआत कर सकते हो। जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं ध्यान सुन लो भाई साहब, नया चैप्टर है, न्यू चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग से कोई रिलेशन नहीं है। जिन भी बच्चों को डर लग रहा है कि मेरा बैकलॉग था, टेंशन हो रही है, स्ट्रेस में है, घबराहट में है, डरे हुए हैं, तो डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि जब विजय सर का हो साथ तो डरने की क्या बात। क्लियर है बॉस? शुरू करें। इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कंपाउंड्स हैं वो डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। पहला आएगा आपका सिंपल सॉल्ट। क्या होता है ये? सिंपल सॉल्ट एक एसिड और एक बेस से मिलकर बना होता है। दोबारा से बोलो, क्या बोला मैंने? सिंपल सॉल्ट, जिसमें क्या होता है? जिसको कोई भी सलाह देनी हो, मेरी रिक्वेस्ट है कि लास्ट के 5 मिनट में सलाह दे, वरना वो सलाह के चक्कर में यहाँ पे उसकी डांट भी पड़ सकती है। जो भी मैंने बोला है वो लास्ट में अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि पूछेंगे तो सब हो जाएगा। अब देखो कैसे नमूने पे, मतलब क्या ही बोलूं मैं, क्या नाम है इसका? प्रतिष्ठा मिश्रा। प्रशांत मिश्रा सर, आयनाइजेशन एनर्जी नहीं पढ़ाया। आयनाइजेशन एनर्जी किस टॉपिक में आता है बेटा? पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी की सीक्वेंस क्या होती है? जब हम पीरियोडिक टेबल खत्म करते हैं तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एक टॉपिक आता है। उस टॉपिक में 4 पॉइंट आते हैं। पहला एटॉमिक रेडिया आएगा, दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी आएगा, तीसरा आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं वो आएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आएगा। ठीक है, तो मैंने पढ़ा दिया है, आप पीरियोडिक में जाके देखो, केमिकल बॉन्डिंग में नहीं आता है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और आपसे ईशान रिक्वेस्ट है कि लास्ट के 5 मिनट में अगर आप ये सलाह देंगे तो आपकी सलाह पूरी भी मानी जाएगी और सब अच्छा होगा। ये चैप्टर बेकार हो गया तो सब कचरा हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ यह चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। 4 सवाल इसमें आते हैं, जेई मेंस में भी और जेई एडवांस में भी। क्लियर है? किस में आते हैं? जेई मेंस में भी और जेई एडवांस में भी। सिंपल सॉल्ट NaOH प्लस HCl एरो NaCl प्लस H2O। दूसरा होता है मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड, ये क्या बोलता है पता है? व्हेन टू और मोर देन टू, व्हेन टू और मोर देन टू सिंपल सॉल्ट्स आर केमिकली कंबाइंड, फिक्स्ड proportion by weight,
देन formed compound named as formed compound named as बोलो मोलिकुलर एडिशन कंपाउंड। यानी कि अगर मान लीजिए ये जो सिंपल सॉल्ट दिख रहे हैं ना ऊपर, ये सिंपल सॉल्ट आपके दो या दो से ज्यादा, क्या बोला, दो या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट केमिकली कंबाइंड हो जाएं, अगर, क्या बोला जल्दी बताओ, केमिकली कंबाइंड अगर हो जाएं इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट, तो फिर आपके जो बनने वाला कंपाउंड होगा मोलिकुलर एडिशन कंपाउंड होगा। क्लियर है बॉस? सत्यम कुमार जी, कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो लास्ट ईयर है ना, आप उसकी प्रैक्टिस करो सवालों की, ठीक है। जहाँ जो टॉपिक आपका वीक हो आप उस टॉपिक से इसको वापस पढ़ें। सर मैंने भी कोऑर्डिनेशन आपसे पढ़ी है, सारी मॉड्यूल कंप्लीट कर ली थी ड्रॉप ईयर के स्टार्ट में। शुड आई डू नाउ? नो बेटा, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आप चाहें तो आप जा करके अपने प्रैक्टिस को दोबारा करें, सारे जे एडवांस के और मेंस के सवालों को दोबारा करें, जहाँ गलती हो वहाँ से इस टॉपिक को या इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। मेनली आपको मिस्टेक आना शुरू होगी आइसोमेरिज्म से, आप वो अच्छे से करना दोबारा शुरू करें, और प्लस वहाँ से जहाँ से आपके CFT स्टार्ट होती है ना, तो इससे आप अच्छे से कर लें, दो चैप्टर अच्छे से करके वापस से सारे क्वेश्चंस लगा लो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो, ठीक है ना। चलिए भाई, मोलिकुलर एडिशन कंपाउंड क्या हो गया? जब दो या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट्स केमिकली कंबाइंड होते हैं इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट, तो उस कंडीशन में जो कंपाउंड बनता है उसे क्या कहते हैं? मोलिकुलर एडिशन कंपाउंड। यही कंपाउंड की बात कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन, क्या बोल रहा है वो, कि डिपेंडिंग अपॉन देयर बिहेवियर इन aqueous solution, they are of two types. Depending upon their behavior in aqueous solution, they are of two types. पहला आपका आएगा इसमें डबल सॉल्ट, और दूसरा आएगा इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बोला जल्दी बताओ? डिपेंडिंग अपॉन देयर बिहेवियर इन एक्वस सॉल्यूशन दे आर ऑफ टू टाइप्स, पहला आएगा डबल सॉल्ट, दूसरा आएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो अब टोटल तीन हुए कि नहीं हुए? आपको डाउट आ रहा होगा, शुरू में आपने लिखा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो देखो पहला पार्ट डबल सॉल्ट था, दूसरा सॉरी पहला पार्ट सिंपल सॉल्ट था, दूसरा पार्ट डबल सॉल्ट है, तीसरा कॉम्प्लेक्स है। समझ गए? अब हम पढ़ने जा रहे हैं पहला कम डबल सॉल्ट। मोलिकुलर एडिशन कंपाउंड,
molecular addition compound which gave test of their all constituents ion then the aqueous solution. all constituents ion का क्या मतलब होता है बताओ? all constituents ion का मतलब होता है जिनसे मिलकर के वो molecular addition compound बना है। समझ गए? जैसे मान लीजिए एक मोलिकुलर एडिशन कंपाउंड है, वो बना हुआ है आपका, मान लीजिए के प्लस से, एम जी प्लस टू से, सी एल माइनस से। तो जब उसे पानी में डालें तो वो सारे टेस्ट देना चाहिए आयंस का, वो सारे आयंस का टेस्ट दे तो उसे मोलिकुलर एडिशन कंपाउंड कहेंगे। सारे आयंस का टेस्ट दे तो क्या कहेंगे बताओ? मोलिकुलर एडिशन कंपाउंड कहेंगे। ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे हाथ में एक सॉलिड है, ये है, ठीक है, ये सॉलिड कहलाता है अभी मोलिकुलर एडिशन कंपाउंड। तो अपन ने कहा डिपेंडिंग अपॉन देयर बिहेवियर इन एक्वस सॉल्यूशन, तो इस सॉलिड को जब मैं पानी में डाल के डिसॉल्व करूंगा तो ये पूरी तरह से गायब हो जाएगा। ये पूरी तरह से गायब हो गया, पूरी तरह से ये गायब हो गया तो क्या हुआ? दिखना बंद हो गया पानी में। पानी में जब दिखना बंद हो गया तो क्या हुआ? इसकी अपनी आइडेंटिटी लूज करी नहीं करी? तो दे लूज देयर ओन आइडेंटिटी, अपनी खुद की आइडेंटिटी लूज करते हैं, बट डू नॉट लूज आइडेंटिटी ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन। यानी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन की आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहे, क्योंकि पानी में सारे आयन्स अपना टेस्ट देंगे। तो नोट करो इसको जल्दी। आदित्य चौरसिया, अगर आप 5 मिनट बाद पूछेंगे लास्ट के तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इस तरह से आप बार बार एक ही क्वेश्चन को पेस्ट कर रहे हैं, दिस इज अनोइंग। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, है ना? आखिरी के 5, क्योंकि ये भी बैकलॉग हो जाएगा अगर इसी क्वेश्चन को बार बार लिखोगे तो। अगर आप यहाँ पर फोकस नहीं करोगे तो कोऑर्डिनेशन जैसा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बैकलॉग हो जाएगा, और जब ये बैकलॉग होगा तो इसको सॉल्व करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अभी ये नया चैप्टर है, पहली बार ही स्टार्ट हुआ है। इधर देखो फटाफट। वापस चलेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, जल्दी बताओ? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलोगे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, जल्दी बताओ? 3 पार्ट में। पहला सिंपल सॉल्ट, दूसरा डबल सॉल्ट, और तीसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दोबारा बोलो। पहला सिंपल सॉल्ट, दूसरा डबल सॉल्ट, तीसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये तो क्लियर हो गया भाई सबको? पहला सिंपल सॉल्ट, दूसरा डबल सॉल्ट, तीसरा कॉम्प्लेक्स। क्लियर? अब यहाँ पर जो सिंपल सॉल्ट होता है वो तो पक्का पता है, ये किससे बनेगा? एसिड और बेस से मिलकर बना होगा। एसिड और बेस से मिलकर बनेगा तो सॉल्ट बनेगा। अब जो हम डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स बोलते हैं वो क्या है, सुनना जरा। जब दो या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट केमिकली कंबाइंड होते हैं इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट, यानी रेशियो फिक्स होगा 1:2, 2:2, तो उन्हें मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड कहते हैं। अब जैसे पेन है, ये सॉलिड है, ये मेरा मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड है। इसको पानी में अगर डाल दिया और डिजोल्व किया और ये घुल गया पानी में, तो ये घुलते गायब हो गया ना सॉलिड। तो सॉलिड अगर गायब हो गया तो क्या ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहा है? तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा है, देखो ध्यान से। ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहा है, लेकिन जब ये पूरा पानी में घुल गया तो ये अपने आयंस का तो टेस्ट देगा ना। अगर ये अपने आयंस का टेस्ट दे रहा है और अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहा है तो ये डबल सॉल्ट है। ठीक है? कैसे? इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे अभी। जैसे मान लो KCl है, MgCl2 है, 6H2 है, इसको कूल कर दिया। ठीक है? अगर इसको कूल कर दिया तो कूल करने पर क्या हुआ? ये KCl है डॉट MgCl2 है डॉट 6H2 है, ये आपका कार्नेलाइट कहलाता है। इसको जब पानी में डालते हैं, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं,
तो K प्लस Mg+2 3Cl माइनस और ये बनेगा। तो देखो जब ये दोनों को मिला करके हमने कूल किया तो ये बना एक, और ये हमारे पास एक सॉलिड बना, दिस इज द कार्नेलाइट। और ये अगर पानी में डाल दिया और ये पूरा डिजोल्व हो गया, तो क्या ये डिजोल्व होने पर अपना K+Mg+2 और Cl माइनस को टेस्ट देगा? हाँ। पहला डाउट, कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन का मतलब क्या होता है? जिनसे मिलकर के ये सॉलिड बना है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन का क्या मतलब है बताओ? जिनसे मिलकर के ये सॉलिड बना है उसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन कहा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन का टेस्ट दे रहा है क्योंकि सारे आयन्स आगे फ्री हो गए। ठीक है, तो एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा आपको। इसी तरह से ये वाला दूसरा मोर सॉल्ट होता है। एक्वा सॉल्यूशन। ये भी डबल सॉल्ट हो गया क्योंकि सारे आयंस का टेस्ट दे रहा है। ये इसको कहते हैं एलम। तो ये तीन एग्जाम्पल आपको याद रखने डबल सॉल्ट के, सिंपल फंडा है, कार्नेलाइट, मोर सॉल्ट और एलम। क्या आप ये तीनों याद कर लेंगे? जल्दी बताओ, क्या ये तीनों याद कर लेंगे? जल्दी बताओ, क्या ये तीनों याद कर लेंगे? जल्दी बताओ। तीनों याद कर लेंगे? बताओ। क्लियर है बॉस? ठीक है ना, नोट हो गया। चलिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मोलिकुलर एडिशन कंपाउंड। Molecular addition compound which do not give test of their all constituents ion, test of their all constituents ion in their aqueous solution, in their aqueous solution। ठीक है, molecular addition compound which do not give test of their all constituents ion in their aqueous solution, they do not lose their own identity but lose identity of their constituent ion।
4 KCN प्लस FeCN होल टू कूल एरो, ये बन गया। इस स्टेप को अभी मत देखना है ना, ये मैं आगे सिखाऊंगा। फिबली आयनाइज्ड का मतलब क्या होता है, आई विल टेल यू आफ्टर सम टाइम। ओके, इसको आप ऐसे सोचो, इनविजिबल है, ये नहीं दिखना चाहिए आपको, ठीक। अब जैसे मान लीजिए ये और ये मिले, तो ये रेशो देखो इसका क्या है, 4:1 आ गया। इसको कूल किया तो ये कंपाउंड बना। इस कंपाउंड को, ये सॉलिड है मेरे हाथ में ऐसे, इस कंपाउंड को जब पानी में डाला और डिजोल्व किया तो ये पूरा डिजोल्व नहीं हुआ, कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है मेरे को हाथ में अभी भी, कुछ दिख रहा है मुझे अभी भी हाथ में, ठीक है। अंदर सॉल्यूशन में दिख रहा है अभी भी डिजोल्व करा, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अगर ये पूरी तरह से डिजोल्व होता तो इसे डबल सॉल्ट बोलते हैं। और ये पूरी तरह से डिजोल्व नहीं हुआ। अब जो पार्ट डिजोल्व नहीं होता ना, उसको हम डब्बे में बनाते हैं, और ये बोलते हैं कि इस डब्बे के अंदर जो आयंस है वो अपना टेस्ट नहीं देंगे। डब्बे के अंदर जो वो है वो अपना टेस्ट नहीं देंगे, इसलिए हमने डब्बा बना दिया। तो कौन से आयन टेस्ट नहीं देंगे, आपको ये डाउट आएगा, और आप बोलोगे कि मुझे कैसे पता चलेगा। तो ये साइंटिस्टों ने पता किया है, वो साइंटिस्ट हैं और हम ग्रेट साइंटिस्ट हैं, हमें तो डब्बा देख के बोलना है कि टेस्ट नहीं देंगे। समझ रहे हो बात को, हमें डब्बे को देखते ही बोलना है कि टेस्ट नहीं देंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स। नोट करो इसको फटाक से, इसको नहीं देखना, अभी समझाएंगे आगे। सर प्लीज सम अप ऑल थ्री, आई एम गेटिंग कंफ्यूज। डोंट वरी बेटा, अभी तो इसके आगे भी पढ़ेंगे, फिर समराइज होगा वो, अभी तो डेफिनेशंस लिख रहे हैं हम। जब हम डेफिनेशन कॉपी में लिख लेंगे उसके बाद वापस एक्सप्लेन करेंगे। जब विजय सर का हो साथ, तो डरने की क्या बात, बस पेशेंस रखना सीखो। मेरे साथ आपकी एक ही लड़ाई है, आप लोगों में क्या पेशेंस की बहुत कमी है, और मैं पेशेंस वाला आदमी हूँ। मुझे ये पता है कि जब कोऑर्डिनेशन खत्म होगा तो सारे सवाल हो जाएंगे। कोऑर्डिनेशन जब खत्म करूंगा तो एक एक चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। दिस इज माय जॉब, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं उसे बहुत अच्छे से निभा रहा हूँ लगभग 24 सालों से। तो आप है ना, जरा सा लिखते ही ऐसे मतलब परेशान हो जाते हो एकदम से, ये नहीं सोचते कि अभी मेरा काम है सर ने कहा नोट तो कर लूँ, इसको बना लूँ, डेफिनेशन नोट कर लूँ, सब समझा देंगे अभी धीरे धीरे। सारा समझाएंगे, अभी आइडेंटिटी वाला भी और बाकी है, इसमें 2 डेफिनेशन और बाकी, फिर समझेंगे। वन शॉट से क्या है, तो दोबारा करना चाहिए, क्योंकि वन शॉट से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। आप इस चीज़ को भूल जाते हैं कि सवाल करना आना चाहिए बेटा, चैप्टर खत्म होने से कुछ नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ो। अब डिपेंडिंग अपॉन देयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या बोला उसने, डिपेंडिंग अपॉन देयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे आर ऑफ टू टाइप्स। पहला आएगा परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, और दूसरा आएगा आपका इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। पहला है परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और दूसरा है इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। पहली डेफिनेशन पढ़ेंगे हम परफेक्ट कॉम्प्लेक्स की।
अभी आप कुछ मत पूछो, डेफिनेशन लिखना है तो फिर कनेक्ट करूंगा आपस में। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है बताओ? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डू नॉट गिव टेस्ट ऑफ देयर ऑल constituent ions in their aqueous solution due to their degree of dissociation, due to their negligible degree of dissociation। ये परफेक्ट होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं हम कॉपर +2 साइनाइड CuCN2, ये बना। ये डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है टूट के। देखो कैसे, यहाँ देखोगे तो ये +2 है, ये +1 है, ये माइनस है, सॉरी, ये टूट गया ना ये। अब इसमें जो है एक्सिस ऑफ KCN लिया अपन ने, तो ये एक्सिस ऑफ KCN जब लिया इसमें, तो ये K3CuCN4 बन गया। तो ये K3+ हो गया, फिर CuCN4 हो गया 3-, ठीक है। अब जब इस कॉम्प्लेक्स में आगे वापस से आयनाइज कर रहा हूँ इसको, कॉपर +2 और साइनाइड बना, ये फीबली आयनाइज्ड होते हैं, बताया था ना अभी। अब इसके अंदर आपने टेस्ट करने के लिए कि क्या ये टेस्ट दे रहा है, H2S पास किया, तो H2S पास करने पर कुछ नहीं हुआ और ये टूट गया ऐसे, कुछ भी नहीं हुआ ऐसे। तो यह क्या, इसने कॉपर, यहाँ से देखो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कॉपर है, इस कॉपर ने अपना टेस्ट दिया गया, तो ये टेस्ट नहीं दिया, ये टेस्ट नहीं दिया, तो ये कैसा हुआ, परफेक्ट। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट वो होते हैं जो अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन के टेस्ट नहीं देते हैं। क्या बोला जल्दी बताओ, सभी, बोलो, कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन के टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक है, नोट करो इसको। फीबली का मतलब लो आयनाइज लिख लेना, फीबली को ब्रैकेट में लिख लो, लो आयनाइज्ड। लो आयनाइज्ड, ठीक है।
ये -3 चार्ज, सॉरी ये माइनस आएगा ना यहाँ, ठीक है, -3 चार्ज है ये। दूसरा आएगा इम्परफेक्ट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, which may give test of which may give test of their all constituent ion in their aqueous solution due to their high degree of dissociation due to, ये CN4 ही तो है, कहाँ से आ गया CN3 कैसे हो गया? कॉपर पर +1 चार्ज है, साइनाइड पर -1 है पुष्कर, तो 4 माइनस हो गए, यहाँ पर 1 प्लस है तो बाहर 3 माइनस ही तो आएगा, इसीलिए तो यहाँ K3 है। तो मैथ के स्टूडेंट ही हो ना भाई पुष्कर, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, कैडमियम +2 प्लस CN- यानी कि KCN, फिर आएगा आपका एक्सिस ऑफ KCN, तो क्या बनेगा ये K2 CdN4, फिर ये आयनाइज्ड होगा। ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा ना, उनको बता दूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब आयनाइज्ड होना है बस। ये टर्म आप फिजिकल में पढ़ते हैं, ये अब आप इसके अंदर, ये फिबली आयनाइज्ड होता है हमेशा, पता है आपको। अब आप इसमें अगर H2S पास कर रहे हैं तो ये CDS का येलो PPT बन रहा है। येलो PPT इसका बन रहा है, इसका अंदर इसने कैडमियम जो अंदर है वो टेस्ट दे रहा है, दे रहा है नहीं दे रहा? ये टेस्ट दे रहा है, और अगर ये टेस्ट दे रहा है तो क्या हो गया? इम्परफेक्ट। ठीक, ये पार्ट हुआ डेफिनेशन का। अब हम इसको एक्सप्लेनेशंस को समझेंगे अच्छे से, आराम से। अब थोड़ा सा दिमाग में बैठेगा कि पढ़ा क्या रहे हैं। ध्यान से सुनना, अब आपको सब समझ में आएगा, डोंट यू वरी। अब लिखने का पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया, अब आराम से मेरी बातों को सुनना है। जब सुनोगे उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। पहले डेफिनेशंस याद होनी चाहिए, तभी एक्सप्लेनेशन आएगा, इसलिए हमने डेफिनेशंस लिखी थी। अगर मैं डेफिनेशन नहीं लिखता, मैं समझाता रहता तो आपके ऊपर से गुजरता रहता। अभी कम से कम ये हमारे को क्लियर हो गया कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं उसमें हमें पता है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? बोलो। एक एक स्लाइड करेंगे, डोंट यू वरी। अरे जब विजय सर का हो साथ तो फिर डरने की क्या बात, चुपचाप बैठ जाओ बस। यहाँ तक क्लियर हो गया कि भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड्स हैं उन्हें 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जल्दी बोलो, नाम भी याद हो गया। पहला सिंपल सॉल्ट हो गया। अब जब सिंपल सॉल्ट होता है तो वो एसिड और बेस से मिलकर बनता है, ऐसे। यहाँ तक क्लियर है? ये Na+ जो है और Cl- जो है, इससे NaCl बना है। इस तरह के आयंस को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन, यानी वह आयन जिनसे मिलकर के सॉल्ट बना है उन्हें क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन। जल्दी बोलो, क्या बोला मैंने? जिनसे मिलकर के हमारा सॉल्ट बना होता है वो कहलाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन। सिंपल हो गया? सिंपल हो गया यहाँ तक? अब डबल सॉल्ट क्या होते हैं वो समझते हैं, उससे पहले मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं वो समझो। जब 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सॉल्ट केमिकली यानी रिएक्शन करेंगे, केमिकली वर्ड का मतलब क्या है? रिएक्शन करेंगे इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट, यानी रेशियो फिक्स होगा, जैसे 1:2, 2:1, 1:4, ऐसे।
तो उन्हें कहेंगे मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। यानी कि जब वो मिले तो हम एक सॉलिड बनेगा ऐसा। तो ये मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड बन गया। इसको देखो मेरे हाथ में, एज्यूम करो कि सॉलिड है, मैंने उसे पानी में डाल दिया और डिसोल्व किया। अब एज्यूम करो, आप देखो सॉलिड नहीं दिख रहा, तो मेरे को सॉलिड नहीं दिख रहा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो पूरा डिसोल्व हो गया। अगर वो पूरा ही डिसोल्व हो गया तो इतना तो दिमाग की बत्ती जली कि ये पूरा ही गायब हो गया, यानी सॉल्युबल हो गया, तो इसके सारे आयन फ्री हो गए। पानी में आयन टेस्ट देगा नहीं देगा, इसका तरीका होता है ऊपर से एक रिएजेंट डाल के चेक करते हैं अंदर। आपने ये पढ़ा होगा बचपन में कि ऊपर से कुछ रिएजेंट जाता है अंदर, वो रिएजेंट आपका बताता है कि टेस्ट आया कि नहीं आया। तो ये सारे आयन अगर फ्री हो गए तो ये सब अपना टेस्ट देंगे। तो ऐसा मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड जो अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहा है, पहले दिख रहा था, पानी में डाल के नहीं दिख रहा, यानी अब नहीं दिख रहा, अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। पर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन की आइडेंटिटी को नहीं लूज कर रहा, यानी उसके सारे आयन टेस्ट दे रहे हैं। जब वो अकेले थे तब भी दे रहे थे, यहाँ देखो, और अब भी दे रहे हैं। तो यानी ये है डबल सॉल्ट, ये है डबल सॉल्ट, ये है डबल सॉल्ट, जो पानी में डालने पर पूरी तरह से आयनाइज्ड हो जाएंगे और दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उनके सारे आयन्स अपना टेस्ट देंगे। समझ गए बात? यहां तक क्लियर हो गया सबको? डबल सॉल्ट तक कोई डाउट है? डबल सॉल्ट है कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है? डबल सॉल्ट सिंपल हुआ नहीं हुआ? ये सब पानी में डालने पर सारे सॉलिड गायब हो जाएंगे, पर इनके जितने आयन्स होंगे वो सब अपना टेस्ट देंगे। जल्दी बोलो। दूसरा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड विच डू नॉट गिव, जो टेस्ट नहीं देंगे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन का। क्यों? क्योंकि उनका, बोलो, आइडेंटिटी लूज नहीं होता है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन की आइडेंटिटी लूज करते हैं। इसका मतलब समझे? ये मैंने बनाया इसको 1:4 है, ये 4 है, ये 1 है, तो 4:1 लिया, कूल कर दिया, एक सॉलिड बन गया। मेरे हाथ में एक सॉलिड है, जब मैंने इसको पानी में डाला और डिसॉल्व करने की कोशिश करी तो डिसॉल्व नहीं हुआ। ध्यान से समझो आप, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। डिसॉल्व नहीं हुआ तो मैंने उसको बोल दिया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब कुछ हिस्सा डिसॉल्व हुआ, जो डिसॉल्व हिस्सा होता है उसको हम बाहर लिखते हैं, और जो डिसॉल्व नहीं होता उसको ऐसे ब्रैकेट बना के लिख देते हैं। तो ये आपको और मेरे को नहीं पता, ये साइंटिस्टों को पता है। तो ये सब काम वो करते हैं। हम कौन है? ग्रेट साइंटिस्ट। हम तो डब्बा बना के ही देखते ही बोल देते हैं। एग्जामिनर बना के देगा डब्बा, वो देख के बोल देगा कि ये कॉम्प्लेक्स है, और उन्होंने मेंशन कर दिया कि जो पार्ट सॉल्युबल नहीं हुआ वो डब्बे में है, और जो सॉल्युबल नहीं हुआ वो कैसे देगा अपना टेस्ट। तो यानी कि जब ये डिसॉल्व करते हैं एक्वा सॉल्यूशन में तो सिर्फ के प्लस का टेस्ट आएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर, क्या ये एफ प्लस का टेस्ट देगा? नहीं। क्या ये साइनाइड का टेस्ट देगा? नहीं। समझ गए? ये पार्ट अभी भूल जाना है ना, थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। कॉम्प्लेक्स समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। सर KCl MgCl2 ही होगा बेटा कार्नालाइट में, है ना गोलू? कहाँ पर Cl3 बोल रहे हैं? ये Mg के साथ तो 2 ही आता है ना? गलत हो आप बेटा गोलू। यहाँ तक समझ में आया कि ये जो ब्रैकेट देखते हैं इसमें से ये आयन अपना टेस्ट देगा, ये आयन अपना टेस्ट नहीं देंगे। और ये आयन टेस्ट क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि वो सॉलिड पड़ा हुआ है अंदर। क्लियर? तो ये किसका एग्जांपल हो गया अभी? कॉम्प्लेक्स का। अब यहां से कंफ्यूजन अभी क्रिएट होंगे। पहला, डिपेंडिंग अपॉन देयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब यहां पर देखो, अभी मैंने लिखा था फीबली आयनाइज्ड, यानी कि ये पार्ट भी थोड़ा सा आयनाइज होता है। दोबारा से बोलो, ये जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ये पार्ट भी थोड़ा सा आयनाइज्ड होगा अभी, है ना? थोड़ा सा अगर आयनाइज्ड होगा तो उसी बेसिस पर, डिपेंडिंग अपॉन देयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन की डिग्री, यानी कितना डिग्री, यानी कितना ज्यादा डिसोसिएट हो सकता है। दोबारा से बोलो, डिपेंडिंग अपॉन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहां तक क्लियर है बॉस? यानी कि इस कॉम्प्लेक्स का इधर आना, ये क्या कहलाएगा?
डिपेंडिंग अपॉन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो दिमाग लगाओ, अगर ये ज़्यादा आयनाइज हो रहा है इधर 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 जाने की कोशिश करेगा तो इसके टेस्ट देने की टेंडेंसी बढ़ेगी, और अगर ये इधर से इधर कम आएगा तो टेस्ट देने की टेंडेंसी घटेगी। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? प्रोडक्ट में भी 3 ही लिखे हैं ना ये। तो वो कह रहा है कि यार परफेक्ट और इम्परफेक्ट दो हिस्सों में बांट दिया हमने कॉम्प्लेक्स को। परफेक्ट में कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो विच डू नॉट गिव टेस्ट ऑफ देयर ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन, यानी कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन के टेस्ट नहीं देते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन के टेस्ट नहीं देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। अब इसको थोड़ा समझेंगे हम कि क्या हुआ यहां पर। मजेदार बात क्या है देखना ध्यान से कि कॉपर प्लस 2 जो है जब वो साइनाइड से रिएक्ट करता है तो यहाँ एक मजेदार बात ये होती है कि ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अच्छा एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब ये CuCN होल 2 बनता है तो यहाँ ये 2 प्लस है ये माइनस है, ये आपस में ही क्या करते हैं? रेडॉक्स। और रेडॉक्स करके क्या कर रहे हैं वो देखो, इसको नहीं बनने दे रही, थोड़ी देर के लिए बनेगा और ये रेडॉक्स हो गया, इसका रिड्यूस। देखो ये +2 से +1 में आ चुका है, और ये माइनस से 0 में जा चुका है। तो ऐसा नहीं लग रहा इसका हुआ रिडक्शन, इसका हुआ ऑक्सीडेशन। ये क्या हुआ? रिडक्शन। ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। अब आप सोचो क्या हुआ इसमें, अगर मैं एक्सिस में KCN डालूंगा तो एक्सिस में जो KCN डलेगा तो कॉम्प्लेक्स तो +1 से बना ना, क्योंकि बीच में एक स्टेप हुई है रेडॉक्स। वो क्यों हुई उसका एक रीजन बताता हूं कि साइनाइड जो होता है इज अ स्यूडो हेलोजन। और साइनाइड स्यूडो हेलोजन है, इसका मतलब समझते हो? हेलोजन की तरह बिहेव करेगी बट हेलोजन नहीं है। दोबारा सुनना, स्यूडो का मतलब क्या है? हेलोजन है पर हेलोजन की तरह रिएक्ट नहीं करेगी। ये डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं है, ये इंट्रा रेडॉक्स रिएक्शन है। इंट्रा रेडॉक्स का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल में रेडॉक्स हो जाना, लेकिन देखो आप दोनों अलग अलग हैं आयंस। डिसप्रोपोर्शनेशन में क्या होता है? एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इसे इंट्रा रेडॉक्स बोल देंगे, इसलिए फाइनल प्रोडक्ट ये है। तो कॉम्प्लेक्स ये वाला बनाएगा तो ये वाला जब बनाएगा तो क्या आएगा यहाँ? K3CuCN होल 4, क्योंकि ये +1 है। साइनाइड पर -4 है तो मैथ आती है आपको, 4 माइनस होगा तो यहाँ -3 जाएगा, तो ये 3 आ गया इधर। तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि कॉपर +2 जब साइनाइड आयन से रिएक्ट करेगा एक्सिस में तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? ये वाला। ये आता है एडवांस में, आप ध्यान से देख लो। कॉपर +2 साइनाइड से रिएक्ट करेगा तो कॉपर+1 वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि बीच में ये स्टेप होंगी। समझ गए? सर KCN ही क्यों लिया? क्योंकि ये साइनाइड से ही रिएक्शन चल रही है ना KCN से, इसीलिए KCN ही चल रहा है अभी। दो सवाल बनते हैं कि KCN से नॉर्मल रिएक्शन हो तो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो के ये बनेगा, और अगर KCN एक्सिस में हो तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है। साइनाइड इज अ स्यूडो हेलोजन। स्यूडो हेलोजन का मतलब क्या होता है? जो हेलोजन की तरह बिहेव करती हैं। जैसे ऑक्सीडाइज होंगी तो Cl2 बनेगी, तो ये भी ऑक्सीडाइज होकर साइनोजन बनाएगी। Ag के साथ इनका वाइट पीपीटी होता है, तो ये भी आपका AgCN वाइट पीपीटी बनाएगा। देखो आप कॉपी कर रहा नहीं कर रहे हैं, कॉपी कैट। ये सॉल्युबल होगा तो ये देखो कॉपी कैट, इसका ही सॉल्युबल होगा। देखो कितना चालू है, कॉपी कर रहा है बे। इसका कॉम्प्लेक्स अगर CuCl होल 4 3 माइनस बनेगा तो इसका भी CuCN होल 4 -3 ही बनेगा। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? ये तो साइनाइड इज अ स्यूडो हेलोजन, और ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। आपको पता है I- इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो आपसे पूछेगा साइनाइड इज अ मोस्ट कॉमन स्यूडो हेलोजन।
तो साइनाइड क्या होगा? मोस्ट कॉमन स्यूडो हेलोजन है। साइनाइड क्या है? मोस्ट कॉमन स्यूडो हेलोजन है। साइनाइड क्या है बताओ? मोस्ट कॉमन स्यूडो हेलोजन। मोस्ट कॉमन स्यूडो हेलोजन, इसलिए ये रिड्यूस करेगा इसको, इसलिए रिएक्शन में ये बनेगा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि यहाँ +1 बन रहा है क्योंकि इंटरडॉक्स हो रहा है बीच में। ये स्टेप याद रखना कि इसको रिड्यूस कर रहा है साइनाइड, ठीक है, कॉपर को ही सिर्फ। अब आएगा डबल सोल्ट, सॉरी पर इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट क्या कह रहा है देखो? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच मे गिव टेस्ट ऑफ देयर ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि इम्परफेक्ट वो है जो अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन का टेस्ट दे सकता है। क्यों दे सकता है? वो कह रहे हैं देयर, बोलो, हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब ये डब्बा ज्यादा अगर इधर आना शुरू हो जाए तो टेस्ट दे सकता है। समझ गए? अब मेरा डाउट यहां से स्टार्ट हुआ कि सर अगर इम्परफेक्ट अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट के टेस्ट दे सकता है तो फिर डबल सॉल्ट है, और अगर वो डबल सॉल्ट है तो उसे इम्परफेक्ट में क्यों रख रहे हैं? और अगर वो सभी आयन का टेस्ट दे रहा है तो फिर वो कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स में तो आपने लिखा था कि सभी कॉन्स्टिट्यूएंट का टेस्ट नहीं देता। तो सर मतलब समझ नहीं आ रहा कि इम्परफेक्ट जो है उसे डबल सोल्ट बोलेंगे या उसे कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, क्योंकि अगर वो टेस्ट दे रहा है तो डबल सोल्ट है, और अगर टेस्ट दे रहा है तो फिर वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, और अगर कॉम्प्लेक्स बोल रहे हो तो फिर टेस्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर तो कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन ही गलत हो जाएगी। सो मच कंफ्यूजन। है कि नहीं कंफ्यूजन? बताओ कितने बच्चों को कंफ्यूजन आया? तो इसका रीज़न अभी समझ में आएगा। देखो, इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ समझना पड़ेगा। एक वर्ड होता है KSP। देखो, KSP बराबर होता है A+ और B-। KSP बराबर क्या होता है? A+ और B-। ये आयन है, इसको कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट, इसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। मैं बताऊंगा, आप दिमाग मत लगाओ। KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, आयनिक प्रोडक्ट है। इसका अर्थ ये समझो कि कोई सॉल्ट होता है, उसको पानी में डालते हैं, तो जब वो सॉल्ट पानी में जाता है, ये आपके पास सॉल्ट है, इसको पानी में डालते हैं तो वो आयंस में आयनाइज होगा। तो जितना ज़्यादा वो सॉल्युबल होगा वो उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बनेगा, तो उसकी एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू कहलाती है आपका KSP। ठीक है? अब जैसे हर एक सॉल्ट की KSP फिक्स है, ठीक है, अगर वो KSP जो है उसकी उतना ही आयनाइज हो रहा है तो अपन क्या बोलते हैं इसको? कि ये सैचुरेट हो गया सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन हो गया? सैचुरेटेड। लेकिन अगर KSP ज्यादा है, यानी कि ये आपका आएगा ज्यादा, तो ये क्या हो गया? अनसेचुरेटेड। और अगर ये ज्यादा आ गया तो ये क्या होगा? सुपर सेचुरेटेड। क्या होगा ये? सुपर सेचुरेटेड। ये तीन कंडीशन समझ में आई? जैसे मान लीजिए कोई 10 ग्राम डाल सकता है, सोल्यूबल हो रहा है, और आपने वो 10 ग्राम ही डाला, तो वो क्या हो गया? सुपर सेचुरेटेड नहीं, वो सेचुरेटेड हुआ। अगर 10 ग्राम जा सकता था अंदर और 5 ग्राम ही डाला तो क्या हुआ? अनसेचुरेटेड। और अगर 10 ग्राम डाल सकता था, आपने 15 डाल दिया, तो क्या हो गया? सुपर सेचुरेटेड।
यहां तक क्लियर है सबको? सुपर सेचुरेटेड, क्लियर है बॉस? इसको देसी में समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा 5 रोटी खा सकता है और आपने उसको 5 रोटी खिला दी। 5 रोटी खा सकता है, 5 खिला दी तो क्या हो गया वो? सेचुरेटेड। और 5 रोटी खा सकता है, आपने उसे 10 रोटी खिला दी तो क्या हो गया? सुपर सेचुरेटेड। 5 रोटी खा सकता है और सिर्फ आपने 2 रोटी खिलाई तो कैसा हो गया? अनसेचुरेटेड। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब मेरा दिमाग समझना, जैसे 3 दोस्त हैं ये दोनों पक्के दोस्त हैं और ये बेचारा इन दोनों से कम पक्का दोस्त है, पर ये इसको पसंद करता है, ये कम पसंद करता है। ये पक्के दोस्त हैं, ये नहीं है। अब एक दिन क्या हुआ कि इसने, यहाँ ध्यान सुना, इसने इन दोनों को खाने पे बुलाया। ठीक है, ये आया खाने पे, पहले वो थोड़ा लेट आया, तो ये जब आया तो इसने इसको 5 रोटी खा सकता था और इसने 5 रोटी खिला दी, तो क्या हुआ? ये सेचुरेट हुआ नहीं हुआ? यदि 5 खा सकता था, इसने इसको 5 खिला दी तो कैसा हुआ? ये सेचुरेटेड। जितना खा सकता था उतना खिला दिया, खुश है आराम से। ठीक है। ये आया, इसने इसको 2 रोटी पटक दी कि ले खा ले। 5 खा सकता था ये भी, लेकिन ये बेचारे के पास 2 ही बची थी, उसने कहा 2 ही बची, लेट क्यों आया, खा ले अभी यही। 2 रोटी खाई इसने बेचारे, ये कैसा रह गया? अनसेचुरेटेड। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसने सोचा कि यार शिष्टाचार की भी कोई होती है ना एक बात। शिष्टाचार ये कहता है कि मुझे इसको भी खाने पे बुलाना चाहिए क्योंकि इसने मुझे खाने पे बुलाया, तो ये जो है इसको खाने पे बुलाता है। ये इनको जब खाने पे बुलाता है, दिमाग की बत्ती बुलाओ, तो क्या हुआ? ये सीधा था, इस ये भी 5 खा सकता था, इसने इसको 5 रोटी खिला दी। इसके अलावा इसने गाजर का हलवा, मूंग के दाल का हलवा, खीर, किशमिश, आलू की सब्जी, पूड़ी, ठीक है, इधर से इसने गुलाब जामुन, समझ रहे हो, ये सब खिलाया। और मनुहार करते हैं ना अपन थोड़ा सा शिष्टाचार के तहत, तो हमने बोला कि 5 रोटी की जगह इसने कहा नहीं नहीं, एक और लेनी पड़ेगी, आप तो पहली बार आए हैं भैया, एक और 6, एक एक भैया और 7, एक और भैया 8। तो ऐसे कर करके अपन उनको रोटी खिलाते जा रहे हैं। ठीक है। रोटी खिलाते गए तो 8 9 खिला दी इसने, तो अब देखो 5 खा सकता था लेकिन इतनी खा गया। अब दिमाग लगाना, जब ये वाला इसके पास पहुंचा और इसने पूछा कि भाई तेरे को खाना खिलाया उसने, तो ये इससे चिढ़ता है, तो इसने क्या बोला देखो, झूठ बोल रहा भुक्कड़ है साला, कुछ था तो नहीं, गरीब आदमी, मेरे को बुला लिया खाने के लिए, जगह नहीं थी, खाना क्या खिलाया, ऐसे ही भेज दिया मुझे। वापस से जब ये थोड़ी देर बाद ये भी आ गया, इसने इस पे चिल्लाया कि यार तूने उसको खाने पे बुलाया, मेरे को खिलाया कुछ नहीं, कुछ नहीं खिलाया। तो ये बोला भैया नहीं नहीं खिलाया मैंने तो, आलू की सब्जी थी, पूड़ी थी, ठीक है, गाजर का हलवा था, गुलाब जामुन थे, खीर थी, बादाम का हलवा था, सब थे भैया, बिरयानी थी, कैसी बातें कर रहे हैं? अब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं आमने सामने, और वो कह रहा है कि नहीं खिलाया, ये कह रहा है नहीं खिलाया। तो देखो, ध्यान से सुनना कि जब उसने खाना खाया था 5 की जगह 8 रोटी खा गया था वो, प्लस इतना सारा और खा गया था, काजू बादाम, आलू की सब्जी, चावल, ये सब। तो जब आज 5 रोटी खा सकता था लेकिन इतनी खिला दी उसको, तो अंदर कौन सा सोल्यूशन बना? अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जब अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन बनते हैं तो तुरंत प्रेसिपिटेट आते हैं, और पीपीटी आ गया इसके मुंह के ऊपर पूरा। जैसे ही इसके मुंह पे आया, तो अब इसको साफ साफ दिख रहा है, देखो ये काजू कतली तैरती हुई दिख रही, ये गुलाब जामुन दिख रहा, ये देखो यहाँ से जो है वो चावल तैरता हुआ गुफा में जा रहा है यहाँ, ठीक है, ये लटका हुआ देखो, ठीक है, आलू की सब्जी लटक रही पलकों से नीचे, ये यहाँ से जाते जाते देखो वो पूड़ी नजर आ रही है, ठीक है, यहाँ से आप देखो, फील करो यहाँ से ये बिरयानी जा रही लटकती हुई। ठीक है, अब एविडेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा कि इसने इसको आलू की सब्जी भी खिलाई, पूड़ी भी खिलाई थी, इसको बिरयानी भी खिलाई, खीर भी खिलाई, बादाम, ये देखो बादाम तो बेचारी कह रही है अरे मेरा भी नंबर आ रहा है, रुको 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 रुको, अंदर आ गए। हाँ या ना? तो इसका मतलब एविडेंस आ गया, अब झूठ नहीं कह सकते आप। इसी तरह से सॉल्यूशन में कौन सा कैटायन प्रेजेंट है, कौन सा कैटायन प्रेजेंट है, इसका पता तभी लगेगा जब प्रेसिपिटेट आएगा, तो कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेट ये वाली होगी। जब तक ये सिचुएशन नहीं होगी, आप नहीं बोलेंगे कि टेस्ट आया है। जब तक ये कंडीशन नहीं है मेरे भाई, तब तक आप नहीं बोल सकते कि प्रेसिपिटेट आया है और आयन अपना टेस्ट देगा। ये कंडीशन आपको लेनी पड़ेगी, जब तक ये कंडीशन नहीं आएगी आप पीपीटी नहीं बोलेंगे, आप टेस्ट नहीं बोलेंगे, आप आयन का पता नहीं लगा पाएंगे।
फील ले रहे हो अंदर से? ओ मेरे लल्ला, मचा दे हल्ला गली मोहल्ला। तो जब तक ये कंडीशन नहीं आएगी तब तक हम नहीं कहेंगे कि इसने टेस्ट दिया है। समझ गए बात को? अब समझना, कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा तो ये आयनाइज होगा कि नहीं होगा? ऐसे फीबली आयनाइज्ड होगा तो ये पार्ट है थोड़ा सा उसका, तो ये अगर पार्ट है थोड़ा सा तो समझो, कोई भी कॉम्प्लेक्स आयनाइज होगा तो ये आपके पास है ही सही, इतना तो आएगा। कोई भी है तो ये तो आएगा। अब इसका टेस्ट करने के लिए रिएजेंट डालते हैं। सपोज मैंने बी माइनस डाल दिया रिएजेंट, ये रिएजेंट गया तो एक कंपाउंड बन गया केएसपी। हमने यहाँ पर मान रखा है कि केएसपी की वैल्यू 10 होती है, ठीक है, अज्यूम किया हुआ है। कैटायन तो आयनाइज होगा तो कन्फर्म है, उसका कंसंट्रेशन मान लिया मैंने 1 है, ये फिक्स्ड है। अब ये चेंज होगा, इनिशियली मान लो मैंने ये 8 डाला तो ये इससे कम है ना, तो आप क्या बोलोगे? टेस्ट नहीं आएगा, ये पीपीटी नहीं देगा, ये टेस्ट नहीं देगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये इधर आओ, ये अगर आपने अब एक्सिस में डाल दिया, 12 कर दिया इसको एक्सिस वर्ड, तो टेस्ट दे देगा। अब की बार मैंने कंपाउंड चेंज करके रिएजेंट बदल दिया, सी माइनस कर दिया, ये देखो सी माइनस। अब की बार सी माइनस लिख दिया तो कंपाउंड के सी बन गया, और के सी का जो केस भी है वो मान लिया मैंने कितना, 7 है। अलग ही आएगा ना, सबका बराबर थोड़ी आएगा, 7 है। और यहाँ मैंने पहले की तरह 8 डाल दी कंसंट्रेशन, तो इसमें भी टेस्ट आ गया। अब देखो, यहाँ पर टेस्ट नहीं आया, टेस्ट नहीं दिया तो परफेक्ट बोलेंगे, टेस्ट नहीं है। यहाँ टेस्ट आ गया एक्सिस में तो इम्परफेक्ट बोलेंगे। यहाँ टेस्ट नहीं आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो यहाँ भी क्या बोलेंगे? इम्परफेक्ट। तो कंपाउंड तो एक ही है ना, कॉम्प्लेक्स एक ही है। देखो ये ए प्लस वाला कॉम्प्लेक्स है, वो बी के लिए क्या बना? परफेक्ट। सी के लिए क्या बना? इम्परफेक्ट। और बी की एक्सिस ऑफ कंसंट्रेशन के लिए क्या बन गया? इम्परफेक्ट। तो कॉम्प्लेक्स एक ही होता है ये, उसमें जब रिएजेंट डालते हैं तो वो टेस्ट देने लग जाए अगर, तो उसे बोल देंगे परफेक्ट, सॉरी इम्परफेक्ट। टेस्ट अगर नहीं दे तो उसी कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे इम्परफेक्ट। यानी कि किसी एक कॉम्प्लेक्स को देख करके आप यह नहीं बोल सकते कि वो कॉम्प्लेक्स परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है, उसके लिए आपको रिएजेंट डालना पड़ेगा। रिएजेंट डालने के बाद अगर वो कॉम्प्लेक्स उसके लिए टेस्ट दे देता है तो उस कॉम्प्लेक्स को उस रिएजेंट के रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे? परफेक्ट, सॉरी इम्परफेक्ट। और टेस्ट नहीं देता तो उस कॉम्प्लेक्स को उस रिएजेंट के रेस्पेक्ट में क्या बोलेंगे? इम्परफेक्ट। समझ गए? बट वो है कॉम्प्लेक्स ही, वो डबल सोल्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो जब डाला गया तो वो पूरी तरह से आयनाइज नहीं हुआ था। अगर वो पूरी तरह से आयनाइज होता तभी वो डबल सोल्ट हो पाता। समझ गए बात को? तो वो जब पहली बार पानी में डाला तो पूरी तरह से आयनाइज नहीं हुआ, उसका कुछ हिस्सा अभी भी दिख रहा है। तो जब वो दिख रहा है आपको, सॉलिड पानी में दिख रहा है, तो वो पक्का का कॉम्प्लेक्स है। अब वही कॉम्प्लेक्स में जब रिएजेंट डाल रहे हैं तो टेस्ट देने पर उसका नाम बढ़ रहा है परफेक्ट, इम्परफेक्ट। टेस्ट नहीं देने पर उसका नाम बढ़ रहा है इम्परफेक्ट। टेस्ट नहीं देने पर परफेक्ट, टेस्ट देने पर इम्परफेक्ट। तो आप गारंटी से शार्पली नहीं बोल सकते किसी को देख के कि ये कॉम्प्लेक्स जो दिखा वो परफेक्ट होगा या इम्परफेक्ट होगा। तो वो कुछ भी हो सकता है, बट वो है कॉम्प्लेक्स, वो डबल सॉल्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो पूरी तरह से आयनाइज्ड नहीं हुआ है। अब एक खास बात सुनो, कि जब वो कॉम्प्लेक्स आयनाइज्ड अगर ज्यादा होगा तभी तो उसके चांसेस होंगे टेस्ट देने के। वो डब्बा जो मैंने बनाया था और फीबली आयनाइज लिखा था, फीबली का मतलब क्या मिला था? लो आयोनाइज्ड। तो जब वो इधर से इधर गया और अगर वो कम गया तो उसके टेस्ट देने के चांस कम होंगे, और अगर वो थोड़ा ज़्यादा आएगा आयनाइज होके तो थोड़े चांस ज़्यादा होंगे। तो डेफिनेशन बनेगी नहीं बनेगी कि ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नेग्लेजिबल है, यानी कि वो इधर से इधर आ ही नहीं रहा, तो उसके परफेक्ट होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। और ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसका वो फीबली आयनाइज जो हो रहा था वो थोड़ा ज्यादा होने लग जाए इधर, तो उसके चांस ज्यादा होंगे टेस्ट देने के, तो इम्परफेक्ट होगा। तो डेफिनेशन क्या बनी? ऐसा कॉम्प्लेक्स जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
नेग्लिजिबल रखता है उसे क्या कहेंगे, इम्परफेक्ट, परफेक्ट। और ऐसा जिसमें थोड़ा सा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हाई होता है उसे क्या कहेंगे, इम्परफेक्ट, क्योंकि वो इधर से इधर आएगा तो उसकी टेस्ट देने की टेंडेंसी बढ़ सकती है, और परफेक्ट में टेंडेंसी कम रहेगी क्योंकि वो इधर से इधर कम आया है, फिर भी वो दे सकता है। तो डेफिनेशन कैसे बनाई समझ में आया। पर इम्परफेक्ट डबल सॉल्ट नहीं होगा क्योंकि वो सॉल्युबल नहीं हुआ है 100%। अगर वो पूरी तरह से सॉल्युबल हो जाता तभी उसको इम्परफेक्ट डबल सॉल्ट कह पाते। तो है वो कॉम्प्लेक्स ही, डिपेंड करेगा रिएजेंट पर कि वो कैसा बिहेव कर रहा है। जैसे आपसे सवाल कैसा पूछेगा एग्जामिनर, एक क्वेश्चन देगा AgCl प्लस अमोनिया सॉल्यूशन, रिएक्ट करेगा वो AgNH3 होल टू Cl, ठीक है, ये आयनाइज करेंगे तो क्या होगा, पहले तो आयनाइज होकर के Ag बन जाएगा NH3 होल टू प्लस और Cl माइनस, उसके बाद ये आयनाइज होगा ऐसे, तो ये Ag प्लस और अमोनिया। अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपने क्या किया, पहला KBr डाल दिया। जैसे ही KBr डाला तो आपके पास कोई टेस्ट नहीं आया, लेकिन जब आपने इसी KBr को एक्सिस में डाल दिया तो आपके पास AgBr आ गया, और इस AgBr का पेल येलो पीपीटी आ गया। और इधर आपने क्या किया, KI लिया, तो KI लेते ही आपके पास क्या आ गया, AgI, और AgI का क्या आ गया, पेल, सॉरी, इसका क्या आ गया, येलो पीपीटी आ गया। येलो प्रेसिपिटेट। अब ये सब देगा एग्जामिनर इतना सारा, ये सब देने के बाद आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दिया, ये कॉम्प्लेक्स इस KBr के रेस्पेक्ट में कैसा है। ये जो कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दिया ये इस KBr के रेस्पेक्ट में कैसा है, तो आप क्या बोलोगे, अरे टेस्ट तो नहीं दे रहा, परफेक्ट। ये आपका देखेंगे तो एक्सिस ऑफ KBr के रेस्पेक्ट में कैसा हो गया, अब टेस्ट दिया उसने, दिख रहा है ना, तो आप बोलोगे इम्परफेक्ट। ये अगर आप देखोगे I माइनस के साथ रिएक्ट करके तो कैसा दिख रहा है, टेस्ट दिया, हाँ दिया, इम्परफेक्ट। यानी कॉम्प्लेक्स तो एक ही है, वो इसके लिए क्या बना, परफेक्ट, उसके लिए क्या बना, इम्परफेक्ट, और इसी रिएजेंट की एक्सिस कंसंट्रेशन के लिए इम्परफेक्ट। इस तरह से बस आपको कुछ नहीं करना है, इतनी सारी डेफिनेशन जो बताई गई समझाया गया उसमें कुछ नहीं समझना था, ये देगा ऐसे लिख करके, इसको देख करके आंसर देना है, बस देख करके। कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो देख तो सकते हो ना भाई, कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो देख के आंसर तो दे सकते हो मेरे लल्ला। अरे ऐसे मचाएगा तो जीवन में हल्ला, इतना भी नहीं देख पा रहा तो कैसे मचेगा हल्ला, अरे गली मोहल्ला, बोलो, सिंपल है कि नहीं है। अब बोलो क्या क्या डाउट आ रहे थे उस समय, परेशान हो रहे थे फालतू में। कोई डाउट किसी को, पूछो। टाइप्स ऑफ रिएक्शन सॉल्ट में आएगी आदित्य, पूरा सॉल्ट एनालिसिस है वो, है ना। पीपीटी वाला एक बार और एक्सप्लेन कर दो, क्या एक्सप्लेन करूं इसमें, ये याद होना चाहिए आपको कि भाई पीपीटी की कंडीशन ये होती है, यानी कि ये ज़्यादा होने चाहिए तभी जाके पीपीटी आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। जैसे ये M है,
एल है, एक्स है, यहाँ पर ये प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, ठीक है। ये डब्बा जो होता है इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये हिस्सा कहलाता है इसका आयनाइजेशन स्फीयर। यहाँ पे भी कोई होगा तो आयनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। और ये जो एम होगा वो मेटल कैटायन होगा, और एटम हो सकता है, ठीक है। एल को एक लाइन बोलेंगे हम लिगेंड। क्या बोलेंगे? लिगेंड। यहाँ पर लिगेंड एक तरह से क्या होता है, लुईस बेस, अभी बताऊंगा कैसे। और ये होता है लुईस एसिड, अभी बताऊंगा कैसे। एक्स यहाँ पर क्या होगा हमेशा, नंबर ऑफ आयंस। एन यहाँ पर क्या होगा, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। कोई डाउट कि सर डेल्टा सिग्मा और पाई से कमजोर? बेटा कोई बात नहीं ना, अगर आप दे रखा है तो उसको सही कर लो, है ना अर्नव? सर ज्यादा होगा तभी कंपाउंड वोमिट करेगा, हाँ बिल्कुल, और तभी प्रेसिपिटेट आएगा। वेरी गुड। पीपीटी वाले परफेक्ट होंगे? नहीं, पीपीटी जो दे रहे हैं वो इम्परफेक्ट होंगे। कैसे कॉन्सेप्ट समझते हो आप? गोबलिन जो प्रेसिपिटेट दे रहे हैं वो तो इम्परफेक्ट हुए ना, क्योंकि दिख रहे हैं, वो तो टेस्ट आ गया। सर अगर डबल ऑर्गेनिक कंपाउंड रहा तो वो होगा डबल सॉल्ट। देखो अगर वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना उनकी सॉल्विटी अलग होती है योगी। आप जो सॉल्विटी की बात कर रहे हो, देखो ध्यान से सुनना। एक होती है आयनिक सॉल्विटी, एक होती है मॉलिक्यूलर सॉल्विटी। मॉलिक्यूलर सॉल्विटी में आयंस नहीं आते हैं, और जो आयंस नहीं आएंगे तो केस भी नहीं निकलेगा। तो हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी, आयनिक सॉल्विटी की बात कर रहे हैं। आयनिक सॉल्विटी में आयंस आएंगे, तो हमने जो पढ़ा है वो आयनिक कंपाउंड के लिए पढ़ा है जिसमें कैटायन और एनायन बनेगा। तो आप जिसकी बात कर रहे हो होगी वो कौन सी सॉल्विटी है, मॉलिक्यूलर सॉल्विटी, वो नहीं होगी। सर डाउट था, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर ऑफ H2 एंड He+, H में 0.5 आएगा अभिषेक, और H2 का 1 आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा किसका हुआ, H2 का, तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई H2 की। HEH+ है वो, है ना, तो 0.5 आ गया, है ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो ना HEH के। कुछ मैं डांट खाने वाले काम है अब, ये इतना सिंपल पढ़ाने के बाद भी इनको ये नहीं समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, दो। इसमें दो और एक कितने हो गए, तीन, क्योंकि दो इसके हो गए तीन। इसका डायग्राम नहीं बना सकते तुम तीन इलेक्ट्रॉन का? ये लो, दो यहाँ भर दिया, एक यहाँ भर दिया, बॉन्ड ऑर्डर निकालना नहीं आ रहा तुम्हें तीन से, दो माइनस एक करेंगे तो 0.5 आ गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर अभी बताया था कि 1 है। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम। फैल जाते हो जरा सा कुछ देखते नहीं हो तो। कॉन्सेप्ट सिखा रहेगा, फैल गया बस, ये HEH देखा तो फैल गया एकदम, इसको समझाया था मैंने कि भाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो और यहाँ भर लो। ये आ गया 0.5, बॉन्ड ऑर्डर कम है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा आ जाएगी। क्या बताना था इसमें अभिषेक? पता है ये क्यों फैला, एच ये क्या होता है, ऐसे कैसे आ गया, एच तो छोटा होता है, HE तो बड़ा होता है, HE तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तेरे हिसाब से थ्योरी क्यों बनाई तेने? तुझे इतना सिंपल बताया था कि टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करके इसमें भर लो, बॉन्ड लेंथ से ही देखेंगे हमेशा। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, अब इसकी बात चल रही थी, ये सॉल्व हो गया भाई, नोट कर लेना इसको एमओटी वाले भैया। मिटा दूं? वापस इधर आएंगे अब। हम्म। एन और एक्स में क्या डिफरेंस है? एक्स होता है नंबर ऑफ नंबर ऑफ आयंस नहीं है, नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं। ये नंबर ऑफ लिगेंड्स है, और ये चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स है। लिगेंड किसे कहेंगे अभी? लोन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज। लिगेंड किसे कहेंगे बताओ बेटा? थायो। आपको समझ नहीं आया तो क्या नहीं आया आप पूछो बेटा, लेकिन आपको एमओटी पढ़कर आना पड़ेगा उसके लिए, है ना। हाँ आशुतोष, कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो गया है।
लोन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज को लिगेंड कहेंगे। जब भी कोई लोन पेयर दे सकता है तो हमारे यहाँ लिगेंड है। अब ध्यान से सुनना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये जो डब्बा है इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसमें जो भी होता है वो अपना टेस्ट नहीं देता, अभी पढ़ाना अपन ने, और इधर जो होंगे वो टेस्ट देंगे। क्लियर बॉस? एम मेटल हो सकता है या आयन हो सकता है। एक्स यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड्स होता है, एल मतलब लिगेंड्स, ये चार्ज होगा। अब आपसे एक सवाल पूछे जाएंगे इस तरह से कि यार K4FeCN होल 6, क्वेश्चन आएगा इंटीजर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आयंस। अब ध्यान से सुनना, जब आप इसको आयनाइज करते हो तो आयनाइज का तरीका देखो, चार तो ये लिखा हुआ है तो चार K प्लस तो ये हो जाते हैं, ये चार उधर जाएगा माइनस में क्योंकि ये चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये टोटल आयन बताओ कितने हुए। अब इसको आयनाइज करना सीख गए, चार उधर जा रहा है तो ये -4 हो गया, और ये चार प्लस इधर आ रहा है तो चार प्लस हो गया पोटेशियम। तो टोटल आयन कितने हो गए? 5। दूसरा, काउंटर आयन कितने होंगे? अब ये काउंटर आयन क्या होते हैं? प्रेसिपिटेटेड आयन को ही काउंटर आयन कहते हैं। पीपीटी का मतलब क्या होगा? प्रेसिपिटेट आयन। ये सब सवाल आएंगे मेंस में, एडवांस में, है ना, क्वेश्चंस करा रहा हूँ। काउंटर आयन या प्रेसिपिटेट आयन क्या होते हैं? जो टेस्ट दे सकते हैं, ये वाले टेस्ट देने वालों को पीपीटी आयन कहते हैं। और पीपीटी आयन का दूसरा नाम है काउंटर आयन। ठीक है, तो टेस्ट देने वाले आयन कितने हैं? 4। लिगेंड कौन है बताओ, या लुइस बेस कौन है यहाँ पे बताओ। लुइस बेस या लिगेंड जो लोन पेयर दे रहा होता है, तो डब्बे के अंदर जो ये दे रहा है ना, ये इसको दे रहा है, तो ये क्या है आंसर? साइनाइड है। इसके बाद कह रहा है वो लुइस एसिड कौन है तो आंसर Fe+2 है। कैसे? साइनाइड पर -1 चार्ज है, 6 साइनाइड है, मैथ्स आती है। 4 माइनस बाहर जा रहा है तो पक्का यहाँ पर 2 प्लस ही है ना हाँ या ना? हो गया? टोटल आयन कैसे हुए बेटा? ये 4 तो पोटेशियम है, और एक इसको डब्बे को कहते हैं, इसको कहते हैं सिंपल आयन, ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स आयन। ये क्या वर्ड होते हैं, इसको कैसे बोलते हैं हम? सिंपल आयन। और डब्बे के ऊपर चार्ज है तो कॉम्प्लेक्स आयन। काउंटर आयन क्या होते हैं बताओ? प्रेसिपिटेट जो देंगे, तो ये डब्बे वाले तो पीपीटी नहीं देते, इधर वाले देते हैं, तो ये क्या होंगे? पीपीटी आयन। चलो इसको दूसरे सवाल से करेंगे। अब आप ही ट्राई करके देखें क्या क्या आपका आंसर आ रहा है। पहला, टोटल आयन। दूसरा, काउंटर आयन या पीपीटी आयन। तीसरा, लिगेंड कौन है?
या लुईस बेस। चौथा, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स कितना है? पांचवा, चार्ज ऑन कैटायन कौन सा है? छठा, लुईस एसिड कौन है? सातवां, काउंटर आयन कितने हैं? लिख दिया ना ये तो। छह आंसर बताओ। टोटल आयन, काउंटर आयन, पीपीटी आयन, लुईस लिगेंड कितने हैं, लुईस बेस कितने हैं, चार्ज कॉम्प्लेक्स पे कितना है, चार्ज ऑन कैटायन पर कितना है, और लुईस एसिड कितना है। ट्राई करो चलो। ये सवाल ट्राई करो फटाफट। हो गया? चलिए देखो, टोटल आयन की बात करते हैं तो बार बार मैं बोल रहा हूँ, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, तीन तो ये है, इसको आयनाइज करेंगे तो कैसे डब आएगा ये, CONH3 होल 6, और ये तीन Cl- है। ये -3 अगर यहाँ आएगा तो एक कन्फर्म में 3+ यहाँ आएगा। और अमोनिया कैसा होता है बताओ? न्यूट्रल, कोई चार्ज है ही नहीं अमोनिया पे। तो ये 3+ यहाँ है, ये 0 है, तो पक्का कोबाल्ट पर 3+ आएगा। अब टोटल आयन की बात करें तो कितने हो रहे हैं? तीन तो Cl दिख रहे हैं और एक ये कौन सा है? कॉम्प्लेक्स आयन एक। और ये क्या है? सिंपल आयन। तो तीन तो सिंपल है, एक कॉम्प्लेक्स आयन है, तो टोटल आयन 4 हो गए। अमोनिया तो न्यूट्रल होता है ना, क्या चार्ज निकालना है राजेंद्र? अमोनिया न्यूट्रल है। काउंटर आयन कितने हुए? मैंने जो कहा था प्रेसिपिटेट जो देंगे बाहर डब्बे के, वो सब काउंटर आयन है। ये डब्बे के बाहर है काउंटर आयन, तो कितने आएंगे? 3। लिगेंड कितने? लिगेंड कौन है यहाँ पे? लिगेंड जो लोन पेयर दे रहा है, अमोनिया। देखो मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, ये 6 है ना, इसमें बताता हूँ Fe वाले में। तो ये 6 है ना, कैसे देते हैं ये देखना, दे रहा 1 2 3 4 5 6। ये साइनाइड है तो ये अपना लोन पेयर देगा। अपने आप समझ जाओगे जो लोन पेयर दे रहा है। ये तो ये लोन पेयर ले रहा है, तो ये क्या होता है? लुईस एसिड। ये लोन पेयर दे रहे होते हैं इसलिए लुईस बेस है। ऐसा होता है ये, समझ गए? चलो बताओ इधर फटाफट, आंसर बोलो अगला। चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स 3+ आएगा। चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन पर चार्ज कितना है? 3 आएगा। और लुईस एसिड कौन है? लुईस एसिड क्या होता है? जो लोन पेयर लेता है, कोबाल्ट 3। लुईस एसिड अगर नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ, लुईस एसिड की डेफिनेशन क्या होती है? लोन पेयर एक्सेप्टिंग स्पीशीज। और जो लुईस बेस है उसकी डेफिनेशन क्या है? लोन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज।
आ गया यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? चलिए, ऑल करेक्ट। इसके बाद आएगा अब अगला, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। जैसे मान लीजिए ये वाला आया, तो इस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं सिंपल कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन। इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर ये आ जाए तो आप इसको क्या बोलोगे बताओ? कॉम्प्लेक्स कैटायन, सिंपल एनायन। इसको आ गया तो कॉम्प्लेक्स कैटायन, सिम कॉम्प्लेक्स एनायन। और इसको बोल देंगे तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो चार तरह के हमारे पास कॉम्प्लेक्स आएंगे। या तो सिंपल केटायन होगा, कॉम्प्लेक्स एनायन होगा, या कॉम्प्लेक्स केटायन और सिंपल एनायन होगा, या कॉम्प्लेक्स केटायन कॉम्प्लेक्स एनायन होगा, और या फिर चौथा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा। तो चार प्रकार के हमारे पास कैटायंस होंगे। क्लियर है सबको? बोलो भाई। क्लियर है लल्ला? मचा देगा हल्ला। अरे गली मोहल्ला। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी। कौन सी थ्योरी? वर्नर। बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आते हैं सब। देखो मैं तो पूरी बात बोलूँगा, कोऑर्डिनेशन पूरा इंपॉर्टेंट है। ईमानदारी से पढ़ना, छोटा चैप्टर है, ज़्यादा नंबर वाला है, यानी कि हाई वेटेज हो गया एक तरह से। एक तो छोटा, इतना बड़ा नहीं है कि जितना केमिकल बॉन्डिंग है। थर्ड में कैटायन एनायन बताना। थर्ड कौन सा? ये जो पहले लिखा है वो कैटायन होता है, जो बाद में लिखा होता है वो एनायन होता है। तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कैटायन हो गया, ये बाद वाला एनायन हो गया। ये सीख जाओगे अभी, है ना? चैप्टर स्टार्ट होने से पहले सीक्वेंस लिखा दिया करो, रिवीजन करने में आसानी होती है। बहुत बढ़िया अनुराग, मैं तो सब कर दूंगा, तुम खुद कब करोगे? कोऑर्डिनेशन में पहला पढ़ेंगे अपन, देखो जो मैंने अभी बताया। क्या? इंट्रोडक्शन। दूसरा हम पढ़ेंगे बेटा वर्नर थ्योरी, है ना? तीसरा पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। इसके अंदर बहुत सारा आएगा, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स में। ठीक है ना? बहुत सारा आएगा, फिर से बोल रहा हूँ, है ना। चौथा फिर आएगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर और EAN। ये सब इंडिपेंडेंट टॉपिक चल रहे हैं ना। पांचवा आएगा आपका IUPAC। छठा आएगा आपका आइसोमेरिज्म। सातवां आएगा आपका CFT। ये मेन टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं इसके अंदर, ठीक है। हाँ, और बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है, आराम से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कल ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, 2-2.5 लेक्चर इसको कंप्लीट करने में लग जाएंगे, फिर 1.5 लेक्चर इसको, एक लेक्चर इसको, 3 लेक्चर इसको और 3 इसको, ऐसे करते करते 15 लेक्चर में आपका कोऑर्डिनेशन कंप्लीट, यानी सितंबर में कोऑर्डिनेशन समाप्त। ठीक है। VBT CFT एक ही है ना, इसी में आ जाएगी VBT और CFT। इसीलिए 3 लेक्चर बोले मैंने, है ना। आपको अगर इतना बाप रे ये भी कहोगे कि सर नहीं पढ़ाएंगे, तो ले, हाँ VBT, 8वां CFT।
और कोई डाउट? चलिए मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाय, जय हिंद, जय भारत।